चलिए बेटा बड़े ध्यान से देखिए। अब जो आपको मैं कराने जा रहा हूँ ये है रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट। सेक्शन कौन सा है? 25A। बेटे अब अगर आपको अनरियलाइज्ड रेंट अगर रिकवर हो जाए तो उस केस में क्या करते हैं वो समझते हैं मेरे बच्चे। सबसे पहले अपना नोट करना शुरू करिए, फिर हम इसको आपको समझाते हैं। लिखिए, इफ एनी एसएससी हैज recovered unrealized rent in subsequent years. Rent so recovered shall be considered to be income of the SSC under the head house property। मेरे बच्चे बड़े ध्यान से सुनिए, अगर कोई भी एसएससी को रिकवर्ड हो रहा है अनरियलाइज रेंट जो पिछले सालों का है, रेंट सो रिकवर्ड शैल बी कंसीडर्ड टू बी इनकम, ये इनकम माना जाएगा एसएससी की। किसके हेड में जाएगी? ये हेड जाएगा हाउस प्रॉपर्टी का। बात समझ रहे हैं? ध्यान से समझिएगा। इसके बाद एक चीज और लिखिएगा, एंड इट डू नॉट मैटर whether the SSC has any house property in his name in that year और नॉट। बेटे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, हो सकता है इट डू नॉट मैटर, ये मैटर बिल्कुल नहीं करेगा कि जो वेदर द एसएससी हैज एनी हाउस प्रॉपर्टी इन हिज नेम, माना हो कि अगर वो प्रॉपर्टी उसके पास आज नहीं है लेकिन फिर भी उसको रिकवर हो रहा है तो भी वो ऐड किया जाएगा हिज नेम इन दैट ईयर और नॉट। बात समझ रहे हैं? ध्यान से समझिए, एक नोट ध्यान से लिखिएगा। इफ एसएससी has received any interest it will be considered to be income of SSC under the head other sources।
मेरे बेटे बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करो मैं क्या समझा रहा हूँ। अगर एसएससी को कोई भी इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है, इट विल बी कंसीडर्ड टू बी इनकम, उसको भी इनकम माना जाएगा। बट ये एसएससी की कौन से हेड में जाएगा? अदर सोर्सेज में जाएगा। बात समझिए, अगर कोई भी इंटरेस्ट उसको मिलता है तो ध्यान से एक और सात चीज लिखिएगा। इफ एसएससी हैज incurred any expense on legal proceeding, it will not be allowed to be deducted। बेटे अगर कोई भी एक्सपेंसेस इनकर्ड किए गए हैं एसएससी के द्वारा, इट विल नॉट बी अलाउड टू बी डिडक्ट। सही है, बात समझ रहे हैं? ध्यान से समझिएगा। एक चीज इसके साथ पॉइंट और लिख लीजिएगा। आसम इक्वल टू 30% of unrealized rent shall be allowed as deduction। बेटा कोई एक्सपेंसेस तो जो नहीं होगा अलाउड, लेकिन जो 30% जो है उस अमाउंट का डिडक्शन में अलाउड कर लिया जाएगा। बहुत ध्यान से समझिएगा। इसके लिए हम एक अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं और उसको रिकवर करने की कोशिश करते हैं। देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल आपके सामने है। एग्जाम्पल क्या कहता है? एग्जाम्पल कहता है कि मिस्टर माधव हैज लेट आउट वन हाउस। क्या है मेरे बच्चे? 70,000 पर मंथ। फेयर रेंट कितना? 80,000 पर मंथ। म्युनिसिपल वैल्यूएशन कितना? 60,000 पर मंथ। धीरे धीरे क्वेश्चन पढ़ते रहेंगे, क्वेश्चन को आगे करते चले जाएंगे। क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं, तो मैं यहाँ पर आपका वर्किंग नोट बना लेता हूँ। वर्किंग नोट, सबसे पहले आपके पास फेयर रेंट। फेयर रेंट कितना? 80,000 12 मंथ के हिसाब से कितना बना जी? 9,60,000। सेकंड पार्ट म्युनिसिपल वैल्यूएशन कितना जी? 60,000 12 मंथ के हिसाब से कितना बना जी? 7,20,000। नेक्स्ट आप क्या लिखेंगे? हायर ऑफ ए और बी कितना जी? आपके पास ये वैल्यू निकल के आ गया 9,60,000। नाउ डी पॉइंट। डी पॉइंट आप क्या लिखेंगे? स्टैंडर्ड रेंट। नाउ स्टैंडर्ड रेंट चेक करो, 65,000। स्टैंडर्ड रेंट इज 65,000। तो 65,000 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना जी? 7,80,000। उसके बाद आपका क्या निकल के आएगा? एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट क्या होता है? एक्सपेक्ट लोअर ऑफ सी और डी वैल्यू। जो भी आपका सी और डी का लोअर वैल्यू है वो ले लीजिए आप। इन दोनों में से कंपेयर कर लीजिए कि कौन सा वैल्यू है। सर ये है 7,80,000। क्लियर हो गया मेरे बच्चे? नाउ
इसके बाद क्या लिखेंगे, रेंट रिसीव्ड ऑब्लिक रिसीवेबल कितना होगा, चेक कर लो, 70,000। तो 70,000 ले लो मेरे बच्चे, 70,000 इंटू 12 मंथ्स का कितना आया मेरे बेटा, 8,40,000। क्लियर हो गया मेरे बच्चे। नाउ अब हम क्या लेते हैं, हायर वैल्यू ऑफ, किसका हायर वैल्यू लेंगे मेरे बेटे, ई और एफ का। तो ई और एफ में हायर वैल्यू कितनी है आपकी, ये है आपकी 8,40,000। यही क्या हो गया आपकी GAV। तो कितना निकल के आ गया, 8,40,000। सही है जी। अब आप इसको क्या करिए, एक बॉक्स में बंद कर लीजिए, ये आपकी वैल्यूएशन निकल के आ जाएगी। नाउ यहाँ पर आपके पास अमाउंट आ गया मेरे बच्चे, कितना आ गया अमाउंट, 8,40,000। ये आपकी क्या निकल के आ गई, ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकल के आ गई। अब बड़े ध्यान से समझिएगा, तो आप नेक्स्ट पेज पे लिख लीजिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितनी, 8,40,000। ठीक है जी। लेस, इसमें से लेस करेंगे हम, क्या लेस करेंगे मेरे बच्चे, म्युनिसिपल टैक्स। चलो ध्यान से देखो, कितना है म्युनिसिपल टैक्स, सर म्युनिसिपल टैक्स पेड कितने हैं मेरे बेटा, 40,000। बहुत बढ़िया। तो आ जाओ, म्युनिसिपल टैक्स पेड है जी 40,000। ये 40,000 आपने पेड कर देने हैं। ठीक है मेरे बच्चे। तो आपके पास क्या वैल्यू निकल के आएगी, आपके पास वैल्यू निकल के आ गई नेट एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू। क्लियर हो गया मेरे बच्चे। अब इसमें से हम क्या लेस करेंगे, लेस 30% ऑफ NAV, कितना, अंडर द सेक्शन 24A कितना है मेरे बच्चे, 30% निकालो। तो निकल के आया 2,40,000। तो ये माइनस करा 2,40,000। ठीक है जी। अब बड़े ध्यान से समझो, ये 2,40,000 के बाद आपके पास क्या चीज़ बन के आती है, यहाँ पर एक चीज़ और थी आपके पास, एक सेकेंड ये क्वेश्चन देखते हैं। वेरी गुड। तो यहाँ पर इंटरेस्ट भी तो है, कितना है, 50,000, 24B। बहुत बच्चे, तो आप आ जाओ मेरे बच्चे। तो यहाँ से ये 2,40,000 भी माइनस होगा, लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड अंडर द सेक्शन 24B कितना है मेरे बच्चे, 50,000। बहुत बढ़िया। तो ये 50,000 अमाउंट भी आपका डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चे। ना ये अमाउंट डिडक्ट करने के बाद आपके पास वैल्यू निकल के आएगी। तो ये वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 5,10,000। ठीक है मेरे बेटा। तो ये क्या कहलाएगी, इनकम अंडर दी हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है। अब बड़े ध्यान से समझना, इस बार क्वेश्चन में क्या चेंज आया है। चेंज ये है कि सर आपके पास एसएससी हैज रिकवर्ड अनरियलाइज्ड रेंट ऑफ 60,000 प्लस इंटरेस्ट 7,000, लीगल एक्सपेंसेस इनकर्ड करे हैं कितने, 12,000 के। ठीक है मेरे बच्चे। नाउ यही केस तो आपको अभी समझाया था कि इसके अंदर क्या करना है। अब बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब आपके पास ये जो 5,10,000 आया है, इसमें अपन लोग क्या करेंगे,
ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, ऐड करेंगे रिकवरी। रिकवरी किसकी रिकवरी, अनरियलाइज्ड रेंट की। सही है जी, अंडर द सेक्शन 25A के तहत। ठीक है मेरे बच्चे, ये कितना होता है सर, ये होता है आपका 60,000। ठीक है मेरे बेटे। अब वो क्या कहता था, कहता था इसमें से लेस करना है, क्या करना है लेस, कितना डिडक्शन, तो लेस आप मेरे बेटे डिडक्शन लेस कर दो। सही है, कितना डिडक्शन है जी सर, डिडक्शन है 30%। तो 30% कितना होता है 18,000। सही है मेरे बेटे। तो ये जो अमाउंट माइनस करा, ये माइनस करने के बाद आपकी वैल्यू आ गई 42,000। ये आ गई आपकी 42,000। नाउ इट इज द इनकम अंडर द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। तो ये आपने इसमें ऐड करा, तो ये ऐड करने के बाद कितना बना 5,52,000। तो मेरे बच्चे ये आपके पास इनकम आ गई। क्लैरिटी हो गई, आ गई बात समझ में। अब इस क्वेश्चन में ना एक चीज और भी थी, बहुत ध्यान से देखो मेरे बच्चे, यहाँ इंटरेस्ट ही कवर हुआ था। तो हम इससे आगे की बात समझते हैं, थोड़ी सी आगे की बात, कि इंटरेस्ट ही कवर्ड हुआ है। बेटा देखो लीगल एक्सपेंसेस हैं, लीगल एक्सपेंसेस मैंने अभी बताया, उसको आप डिडक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बदले 30% मिल गया ना आपको। अब ये 7,000 का आपका इंटरेस्ट ही है, ये कहाँ जाएगा, इसको मेरे बच्चे बड़े ध्यान से समझिएगा आप कैसे करेंगे। तो आप इसको फर्दर ऐसे ही लिख लीजिएगा, इनकम अंडर हाउस प्रॉपर्टी। वो कितनी है मेरे बच्चे, वो है आपकी 5,52,000। कितनी है बच्चे 5,52,000। ठीक है, अब यहां पर एक अलग से लिखेंगे, इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज। ये क्या है मेरे बच्चे, अदर सोर्सेज है। ठीक है, अदर सोर्सेज में आप क्या लिखने जा रहे हैं, इंटरेस्ट फ्रॉम अनरियलाइज्ड रेंट। कितना अनरियलाइज्ड रेंट सर, वो है 7,000। कितना है मेरे बच्चे 7,000। अब ये जो 7,000 है, वो 7,000 आपने क्या करना है, इसमें एडअप कर लेना है। तो ये जो एडअप करेंगे तो कितना बनेगा 5,59,000। ये वैल्यू निकल के आ गई। तो अब इस वैल्यू का जो नाम रखेंगे, ये मेरे बच्चे दो हेड हो गए ना, तो हेड करने के दोनों हेड को टोटल करेंगे, जितने भी हेड्स आएंगे इन सबको टोटल करेंगे, तो उनको एक नाम दिया जाएगा। वो नाम क्या बनेगा, ग्रॉस टोटल इनकम। ये आपकी ग्रॉस टोटल इनकम निकल के आ गई इस तरीके से। तो मैंने आपको यहां पे सारी चीज कवर करा दी कि ये जो 7,000 है वो कहाँ जाएंगे, अदर सोर्सेज में। ठीक है मेरे बच्चे, ये ऐड होगा हाउस प्रॉपर्टी पे, अलग से इसको 30% का क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं। और ये वाला जो क्वेश्चन था, सिंपली यहां से लेके यहां तक तो आप निकालते ही थे, क्या जीएबी। क्लैरिटी हो गई। और ये जो है ये क्या है आपके, ये डिडक्शन है, इसको माइनस करके आप क्या निकाल लेते थे, एनएबी। क्लियर हो गया बात, सही है जी। इस तरीके से आप अपनी कैलकुलेशन से इनको सॉल्व कर सकते हैं। यहां तक समझ में आ गया, इसकी प्रैक्टिस करो और हार्ड वर्क करो बच्चे।